सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ जर्मनी से इरफान अहमद खान साहब हैं और खान साहब से आज मैंने कहा एक सवाल करते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह दिलचस्पी ली है ईरान की जंग में, अरसा दराज से फ़लस्तीनी जो हैं वो वहाँ पे जो इस तरह मर रहे हैं, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब दोनों जंगें एक ही इलाके में, और आपने देखा कि किस तरह अमेरिकन जहाज़ वहाँ से चले और जो-जो उन्होंने किया, ये तो एक अलग कहानी है। तो फ़लस्तीनियों की मदद आज तक क्यों नहीं की उन्होंने? क्यों खान साहब? देखें, जिस फ़लस्तीनियों की मदद का जहाँ तक सवाल है, फ़लस्तीनी असल जो मसला है, वो तो इसराइल को फ़लस्तीन के साथ ही है। और फ़लस्तीन के अंदर जो जिहादी तंजीमें पैदा हो गई, चाहे वो आज़ादी के नाम पे हैं या जो उनका अमल है, उसके ये तर्ज़ अमल जो है उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, वो एक जिहादी तंजीमों वाला है। तो हमास भी, हिज़्बुल्लाह भी, पहले अल-फतह भी इसमें शामिल थी, यासिर अराफात साहब थी। अब उन्होंने जो है अमन का रास्ता इख्तियार कर लिया हुआ है। वो उनका मौक़िफ़ अब भी फ़लस्तीन की आज़ादी है, लेकिन वो जो पहले मार-धाड़ वाली कैफ़ियत थी, उससे वो निकल के अमन का रास्ता तलाश कर रहे हैं, गुफ्त-ओ-शनीक का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि भई हाँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराते हैं। ये दोनों जो हैं हिज़्बुल्लाह, और ये दिन-ब-दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे जितना कि एक ज़माने में अल-फतह थी। तो इनको गिराने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनकी बैक पे ईरान है, तो फिर ईरान को पर हमला करना भी ज़रूरी हो गया था। और असल में तो इसराइल की मदद जो कर रही है, और इसराइल के जहाँ-जहाँ से उसको खतरा महसूस होता है, उसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इसराइल के अंदर जो क्योंकि एक लंबी जंग चल रही है, ईरान में तो उन्होंने 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ऐसी तनसीबात को तबाह करके, एटमी तनसीबात को तबाह करके बात को ख़त्म कर लिया। वहाँ क्योंकि बहरहाल ज़मीन का झगड़ा है, वहाँ हुकूमत का झगड़ा है, वहाँ सरहदों का झगड़ा है। इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं, तो वहाँ पर जंग तवील रहेगी और इसको अमन का रास्ता तलाश करने के लिए, या अमन का एक वो शिदत कायम होगा जब फ़लस्तीन की सरहद वहाँ पर असल की फ़लस्तीन की असल सरज़मीन है फ़लस्तीनियों की, वो फ़लस्तीन उसके ऊपर आबाद हो जाए। और फिर जो दुनिया के आज के हालात में है, चाहे हम पाकिस्तान या मुसलमान मुखालफत करते रहें, इसराइल का क़याम भी वहाँ पर, तो इसराइल कायम रहेगा। और इसराइल का क़याम दुनिया चाहती है कि इसराइल को वहाँ से ख़त्म ना कर दिया जाए, जैसे कि बाद मुसलमान ममालिक का मौक़िफ़ है कि वहाँ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए इसराइल को, वहाँ से सिर्फ वो फ़लस्तीन वहाँ पर आबाद हो। वो चैप्टर जो है वो तो अब माज़ी का हिस्सा बन गया हुआ है। अब तो यह है कि हाँ, दोनों वहाँ पर दोनों आबाद हों, दो मुल्क, फ़लस्तीन का अलग मुल्क आबाद हो और इसराइल का अलग मुल्क आबाद हो, और दोनों अमन से रहते हैं। उसके अंदर जो है वो अभी तक जो मगरिब का क्लेम है वो ये है कि हमास और हिज़्बुल्लाह उसके अंदर रुकावट है। जो मुसलमान ममालिक हैं, उन या ओआईसी के जो मेंबर ममालिक हैं, उनकी अक्सरियत इस बात पर तैयार हो चुकी है कि हाँ, इसराइल का जो है वो तस्लीम कर लिया जाए और फिर वहाँ पर फ़लस्तीन की रियासत को इसराइल भी तस्लीम कर ले। लेकिन बहुत कम ममालिक हैं, एक दो, जिनकी वैसे ही कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि अगर वो इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते तो उसके लिए जो है वो मामला रुका रहे या दुनिया की ताकतें उसकी तरफ तवज्जो करें। तो जब यहाँ तक बात चली गई है और अरब ममालिक को, मुसलमान ममालिक को अमेरिका ने तैयार कर लिया इसराइल को ठीक करने के अंदर, फिर वहाँ पर अमन जो है वो पैदा होने की में रुकावट जो थी वो खैर ईरान की तरफ से थी, और उसका अब उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है ईरान को कि भाई वहाँ पर ईरानी मतलब इस काबिल नहीं, काबिल क्या मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अब इसराइल को पर दोबारा लड़ाई कर सकें, या अमेरिका जिस तरह सामने आया है वो उसका मुकाबला कर सकें। जो ईरान का नुकसान हुआ है, आपने देख लिया कि 12 रोज़ की जंग के अंदर ही 627 ईरानी जो है वो हलाक हुए हैं और 5000 से ऊपर जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइल के सिर्फ 28 आदमी जो है वो हलाक हुए हैं। अब इसका आप तकाबुल करके देख लें तो ईरान को काफ़ी इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है। उसकी अपनी जो तनसीबात हैं एटमी, वो भी तबाह हुए हैं। वो उन एटमी तनसीबात के बारे में कल रात
जो इसराइल इसके ईरान की एटॉमिक एनर्जी के सरबराह है, उन्होंने एक बयान जारी किया है टीवी पर आकर। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ और हम इस पोजीशन में हैं कि हम दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएं और जहां से हमने ये काम छोड़ा है उसी काम को हम आगे बढ़ाएं। जबकि अमेरिकन सदर ने ये बयान दिया है कि भाई हम अमेरिका के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं और हम अमेरिका का तमाम जो ईरान का जितना भी एटमी या एटम का जितना भी उन्होंने न्यूक्लियर की तरक्की हासिल की है या जो कुछ हासिल किया उसको खत्म करने का मायदा जो है वो इस मीटिंग के अंदर फैसला किया जाएगा और उसको उस पर अमल करना होगा। अब ये दो मुतजाद बयान है, रिजल्ट क्या निकलता है ये जो है अब आप देख लेंगे। जबकि ईरान ने ये पार्लियामेंट ने ये कानून तो नहीं मतलब तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि भाई जो एटमी आदम फैलाव का मायदे अब तक जितने पे ईरान ने साइन किए थे और यूरेनियम की पैदावार को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन की इजाजत दी हुई थी IAEA को, उन सबसे उसने अलग इख्तियार कर लिए। जिस तरह ईरान ने भी कोई साइन नहीं किए, उसने इसराइल ने कोई साइन नहीं किए, इस तरह इसराइल ने कहा हम भी अब इन मायनों की कोई हमारे सरजमीन में कोई इंस्पेक्टर इक़वाम मुत्तहिदा का या IAEA का अब दाखिल नहीं होगा और ना हमें कंट्रोल करेगा। जो हम पैदावार जिसकी भी करना चाहते हैं वो हम इंडिपेंडेंट करेंगे। तो ये तो ईरान का मौक़िफ़ है। लेकिन एक बड़ी ही जिसे कहना चाहिए जो सूरत हाल फलस्तीन में दरपेश रही है उससे मुतल्लक एक रिपोर्ट जो है वो कल निकाली गई है और वो रिपोर्ट बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी जो है हार्वर्ड की, उसके एक प्रोफेसर है इसराइली प्रोफेसर याकूब गारब, उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो लिखी है जिसको ऑनलाइन किया गया है और वो 2023 अक्टूबर से लेकर जो है अब तक के सूरत हाल जो दरपेश रही है फलस्तीन के अंदर उसकी पिक्चर उन्होंने दुनिया को दिखाई है और दुनिया उससे अभी तक अंधेरे में है। जो नुकसान बताया जाता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है फलस्तीन की जमीन पर हो चुका है। वो ये कहते हैं कि अब तक जो है अक्टूबर 2023 से अब तक 3,77,000 फलस्तीनी जो है वो हलाक किए जा चुके हैं और इसमें से 50% जो है वो बच्चे हैं और ये सारा जो है ये गजा की आबादी का 17% है। वो कहते हैं जंग से पहले गजा की आबादी 2.2 मिलियन थी और अब गजा इस वक्त गजा की आबादी 1.85 मिलियन है। और वो कहते हैं ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कि भाई 61,000 फलस्तीनी हलाक हुए हैं, ये कहते हैं ये बिल्कुल गलत है और इसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि पहले 9 माह के अंदर जो हलाकतें की गई हैं वो गिनी नहीं जा सकती थी और उस वक्त 41% हलाकतें जो है वो पहले 9 माह में हुई हैं, जिसके अंदर ज्यादातर औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, वो हलाक हुए और उनको कोई गिना नहीं जा सका। इस तरह फौरी तौर पर इज्तिमाई कब्रें जो है वो बनाई गई हैं। तो ये एक मतलब एक फिक्रमंद और मुसलमानों के लिए ज्यादा फिक्रमंदी की बात है कि भाई एक मतलब चंद दिन की जंग के अंदर जो एक चंद दिन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब अक्टूबर 23 से अब तक 3,70,000 फलस्तीनियों को जो है वो हलाक कर दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और प्रोफेसर जो गार्ब है उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जो गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प किया जा रहा है, इसराइल ने पाबंदी लगाई हुई है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे मदद करना चाहती हैं भूखे फलस्तीनियों की या जो बेचारे तकलीफ में है उसको वो इजाजत नहीं देता, बल्कि उन्होंने खुद जो है एक ह्यूमैनिटेरियन की बुनियाद रखी है जिसका नाम है गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF। उसमें इसराइल और अमेरिका जो है वो दोनों मिलकर बनाई है। उसके अंदर वो कहते हैं वो एड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रहे हैं जिससे इंसान की तस्दीक होती है और मकसद उसका ये है दुनिया को तमाशा दिखाना है कि ये देखो ये इन फलस्तीनियों का हाल है, ये हमारे साथ मुकाबला करेंगे और उनको ऐसे तरीक पर एड के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो है वो इसराइल की फौजी जो है वो फायरिंग करते हैं। उसका बड़ा लंबा नक्शा उसने खींचा, वाकयात बताए हैं उसने कहाँ पर क्या हुआ उस रिपोर्ट के अंदर। तो बड़ी लंबी रिपोर्ट है जो कल शायद जारी की है। तो
तो ये सब तमाशा जो है तमाम मुसलमान ममालिक भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। अगर ट्रम्प साहब एक फोन करके या एक बार ऐलान करके ईरान इसराइल की जंग बंद करवा सकते हैं तो वो ऐसा कैफियत यहाँ भी पैदा कर सकते थे, और यहाँ भी अगर ऐसा इकदाम उठाते तो जो इसराइल में 3,70,000 बंद फलस्तीनी है वो हलाक होने से बच जाता, और कोई ऐसा स्टेप उठा लिया जाता कि भाई सरद जंगबंदी वहां पर हो जाती। 2 साल के दौरान ऐलान तो बड़े हमने सुने टीवी के ऊपर भी कि भाई कतर के अंदर जो है वो गुफ्तोशीद हो रही है, कतर भी इन्वॉल्व हो गया, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो गया, लेकिन किसी भी कार्रवाई का या किसी भी गुफ्तोशीद का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं लिखा कि वहां पर एक मुस्तकिल जंगबंदी की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती। बहरहाल ये सूरत हाल जो है वो उस इलाके में दरपेश है, और आपने कहोगे पूछा था कि ईरान और उसकी जंग के मुकाबला किया था, तो इस खुद जानकर ट्रम्प साहब ने ऐसे इकदाम इसराइल के अंदर नहीं उठाए, इसमें फलस्तीन के लिए जंगबंदी के लिए नहीं उठाए, जैसा कि ऑर्डर उन्होंने ईरान में जारी कर दिया। ये खान साहब एक बड़ा अहम सवाल है, अब पता तो चल गया है मुसलमान ममालिक को भी, कई मुसलमान ममालिक कैसे भी हैं उनमें पाकिस्तान का नाम भी आता है, छुप छुप के जाके इसराइलियों से मिलते हैं, ये भी बताया जाता है कि कईयों के कारोबार वहाँ पे है। तो जब इनको ये इल्म हो चुका है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा इसराइल, तो फिर क्यों नहीं वो रास्ता अख्तियार करते? अगर इस पे भी बात करें तो लोग मरने मराने पे आ जाते हैं, लेकिन ये 4 लाख के करीब जो फ़लस्तीन मर गए उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इसमें ज्यादा जो रुकावट है वो हिजबुल्लाह और थी जो इसराइल को मतलब तस्लीम ही करने को तैयार नहीं है। अब हिजबुल्लाह के अंदर क्योंकि फलस्तीनी खुद उसके मेंबर्स हैं, तो इस वजह से भी ये मामला रुकावट में बढ़ा है। असल चीज तो ये है कि मुसलमान ममालिक मिलके हिजबुल्लाह को और जितनी भी तंजीमें हैं फलस्तीनियों की, इनको इस बात पर राजी करें कि भाई आप इसराइल के क़याम को तस्लीम करें और फलस्तीन की सरजमीन को बनने दें। जो भी इलाका सरजमीन के लिए इस्तेमाल वो डिसाइड होता है बड़ी ताकतों के साथ मिलके, मुसलमान ममालिक के साथ मिलके, तो फलस्तीन और टू नेशन थ्योरी जो है तो दो मुल्क अलग अलग वजूद में आ जाए, उसके लिए उनको तैयार करें। उसमें हिजबुल्लाह जो है हमेशा मुखालफत रही है, हिजबुल्लाह भी और दूसरी जो है वो भी जितनी भी फलस्तीनी तंजीमें हैं वो इस तरह अब ये मौक़िफ़ यासर अराफात की जिंदगी में भी वो भी इसी बात पर अड़ा रहा। लेकिन जो महमूद अब्बास जो अब मौजूदा सरबराह है वो इस गुफ्तगू के लिए तैयार है कि भाई हाँ तो अलग ममालिक जो है वो वजूद में आ जाए, उसके लिए गुफ्तगू वगैरह की जाए। लेकिन अब वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वेस्ट बैंक तक महदूद होकर रह गए हैं। अब हिजबुल्लाह वगैरह जो है ये ज्यादा ताकतवर है इसलिए, और वो इसके अंदर रुकावट है। कोशिश तो ये होनी चाहिए तमाम मुसलमान मालिक की मिलके कि हिजबुल्लाह को इस बात पर राजी किया जाए, पहले ईरान को राजी किया जाए, ईरान राजी हो जाए तो हिजबुल्लाह वगैरह जो है ये बाकी तंजीमें जो खुद ब खुद राजी हो जाएगी। खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा को ये रिपोर्ट नजर नहीं आ रही, ये ट्रम्प को रिपोर्ट नजर नहीं आ रही, यूरोपियन यूनियन को नजर नहीं आ रही, मुसलमानों को तो आप छोड़ दें, मुसलमानों ने क्या किसी की मदद करनी? ईरान अकेला लड़ता रहा, वहां पे उन्होंने मदद नहीं की, और दूसरी दुनिया को तो नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी वहां पे हलाकतें हो रही, कत्लेआम हो रहा है वहां। आप माजी का तजुर्बा आपके सामने है कि आप बड़ी इन तमाम ताकतों से आप किसी किस्म की तवक्को नहीं रख सकते। ताकतों से मुराद ये इदारे जितने भी कायम हैं इंटरनेशनल, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे दूसरे हो, इनमें कोई दम नहीं है, इसलिए कि इनका बजट जो है वो भी इन्हीं मगरबी ताकतों के साथ से आता है, मगरबी ममालिक से आता है, ये अमेरिका आता है, बड़ा बजट उनका यही देते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते। आपने देख लिया कि कैसे कैसे मौके के ऊपर जो है वो यूनाइटेड नेशन के उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने वीटो कर दिया, कोई ममालिक नहीं बोल सका। इसका तो इसलिए सॉरी इसका मतलब चाहिए तो रखना बड़ी ममालिक से कि भाई वो कोई यूनाइटेड नेशन इसमें किरदार अदा करेगी, ना उसने पहले किया है ना आप करेगी। नहीं तो खासा इसका मतलब ये बेकार में इदारा बना हुआ है, एक मुल्क वीटो कर दो तो समझो कि कुछ भी नहीं होना। इस गरज के लिए बनाया गया था, वो गरज पूरी नहीं हो रही यूनाइटेड नेशन के क़याम से। अच्छा खासा आखिर पे ये बताइए कि इसराइल के वज़ीर आज़म की तब्दीली आप देख रहे हैं, उसके बाद कोई हालात बेहतर हो जाए शायद फ़लस्तीन के साथ? देखिए अगर वो ट्रम्प साहब के मामले में अड़ेगा, ट्रम्प साहब के
के साथ गुफ्तो शरीफ में अड़ेगा, ये जो अमेरिकन पॉलिसी वो चाहते हैं, जो जिस तबीयत के वो मालिक है अमेरिकन मौजूदा सदर, अगर वो उस रिकॉर्ड बनेगा या उसको तस्लीम नहीं करेगा तो यकीनन वो वहां पर तब्दीली के लिए वहां तब्दीली करवाना कोई ऐसा बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी अक्सरियत के साथ वो हुकूमत में नहीं है। वहां पे नया इलेक्शन करवा के तो एक नई जो है वो मुत्तहिदा हुकूमत बनवाई जा सकती है। वो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है अमेरिका के लिए। अच्छा, ये अब इसराइल की इमारतें गिर गई हैं, ये तो पूरी दुनिया उसकी मदद करेगी ना? अब अमेरिका खुद मदद करेगा, बाकी वो खुद कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटी इतनी अमीर है दुनिया के अंदर, तो वो खुद ये नुकसान उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अच्छा। वो खुद इसको पूरा कर लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीन में और पूरी दुनिया देख रही तमाशा। आप क्या समझते हैं, इनकी खामोशी जो है वो इनके ज़मीर जो है इन्हें मलामत नहीं करते? कई मुल्क है जो बोलते हैं, वो फिर खामोश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं असल में सारी गेम है अमेरिका की। ट्रम्प बहादुर अगर चाहे तो वहाँ मेरा ख्याल है कि अमन हो सकता है। नोबेल प्राइज़ के लिए हमारी मुल्क ने तो उसका नाम दिया, मगर अभी जो रिपोर्ट आपने देखी और जो कुछ हो रहा है अरसा दराज से, ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के इल्म में है। तो मुझे नहीं समझ आती रही कि अमन कहाँ पे है। 3 लाख से ज़्यादा, 4 लाख के करीब लोग मर गए और ये अमन का वहाँ नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। मेरा क्या कह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शर्म की बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। टिकटॉक, जी हाँ, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्हें बड़ा शौक है टिकटॉक बनाने का और टिकटॉक के चक्कर में उनकी सखियाँ जो हैं, और मज़े की बात है कि तीनों के आमद उनके साथ में कभी आ गए। आपको पता चल गया होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं। मरियम है या मरियम दूसरी है, या फिर आपको पता है उज़मा है। तो अभी जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ बड़ी मज़े की है। उसने 10 खरब रुपए का चूना लगा दिया और पंजाब गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अब इस वक्त खलबली मची हुई है कि ये पैसा गया कहाँ। लोगों को बताया गया कि यहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, बड़े खर्चे मर्चे हो रहे हैं, कभी सफाई के लिए प्रोग्राम बनता है कि साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है, और कभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब आपको कोई चीज़ गंदगी नज़र नहीं आएगी। एक वीडियो आज मैं देख रहा था, मैं टिकटॉक के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वीडियो भी टिकटॉक पे देखी थी, और ये टिकटॉक पे ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको भी नज़ारा करवाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे। वो जनाब, ये शहर है पाकिस्तान का चिन्योट के पास, चनाब नगर रबुआ, और यहाँ पे पानी से भरा हुआ शहर नज़र आ रहा है, आप भी देख लेंगे। और यहाँ पे जो साफ़ सुथरा पंजाब है वो अमला अभी तक शायद पहुँचा नहीं, लेकिन कुछ वीडियोस पिछले दिनों मैंने देखी थी चिन्योट की भी, रबुआ की भी, तो वहाँ पे भी कोई सफाई सुथराई का काम हुआ था। यहाँ पे बारिश हुई है, हर तरफ पानी, लोग जो है बड़ी मुश्किल के साथ घरों को जा रहे हैं, और इतना पानी आ गया। वजह बता देता आपको, ये पैसे किधर जाते हैं, क्या होता है। होता ये है कि अपनी मर्जी की कंपनियों को ये ठेके दिए जाते हैं, फिर उनसे कमीशन ली जाती है, और यहाँ पे जो पानी का जो निकासी का सिस्टम है वो फेल हो गया। मैंने इसके मतलब थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता चला कि कोई 10 साल पहले भी कोई वहाँ पे पाइप वगैरह पड़े हुए थे, तो वो काफ़ी देर तक पड़े रहे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये काम शुरू हुआ कई सालों में। अभी तक मुझे नहीं लग रहा ये काम मुकम्मल हुआ हो, अगर हुआ भी है तो इस तरह का काम किया गया कि वहाँ से जो भी पानी का निकास था वो गया नहीं, और सीवरेज सिस्टम जो है वो फेल हो गया। ये वह होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसे आप कहते हैं इस्लाम का किला। पानी खड़ा हो जाना, यूरोप में भी कई दफ़ा थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो जाता है, मगर वो निकल जाता है, ये नहीं है ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, अगर सैलाब आ जाए तो और बात है, लेकिन बारिश में ऐसा सिस्टम आपको यूरोप में नज़र आता है कि
इतना बड़ा इशू नहीं है, फौरी तौर पे पानी की निकासी का सिस्टम जो है बेहतरीन होता है, वो निकल जाता है। मगर क्योंकि हमारा मुल्क इस्लाम का किला है, ये सिर्फ मैं रबुआ की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ दूसरे शहर भी हैं, यहाँ पे यही हालात होते हैं, जैसे ही बारिश होती है, इनका सिस्टम फेल हो जाता है और फिर इसमें जो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लगाए होते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। जब आपने जिस मकसद के लिए एक काम किया, वो काम हुआ नहीं। वो काम अगर हुआ भी है, तो उल्टा नुकसान दे रहा है शहर को, फ़ायदा नहीं दे रहा। थोड़ा-सा मैं ये भी बता दूँ कि ये जो चिनाब नगर रबुआ है, यहाँ की अक्सरियत जो है वो दूसरे ममालिक में है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ़्ता ममालिक में रहते हैं। और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो हमें आके बताते हैं कि सड़कें टूटी हुई, बुरा हाल, मौके दिहाड़े, और कोई पैसा नहीं वहाँ पे लगाया जाता। वो कहते हैं गली, मोहल्ला, कोई हाल नहीं। अब वहाँ पे पाइप कहाँ पे डाले गए हैं, और मुझे कई लोग बता रहे थे कि काम तो हो रहा है, मगर इस तरह का काम हुआ, उसके रिज़ल्ट अब आने शुरू हुए। इसलिए आपकी तवज्जो मैं दिला रहा हूँ कि टिकटॉक पे मरियम को बड़ा शौक है वीडियो अपलोड करने का। अब ये भी वीडियो देखे ना, ऐसी वीडियो भी देखा करे जो वहाँ पे शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, और उन कंपनियों के खिलाफ फिर कोई एक्शन लिया जाए जिस कंपनी ने ये काम किया। उससे पूछा तो जाए, अब पूछे कौन, क्योंकि माल चाल खुद भी बनाया होता है। मेरा एक दोस्त था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरा उन दिनों गाड़ियों का बिज़नेस था, तो मैंने एक गाड़ी उसके ज़रिए बेची एक तुर्की को। अब हुआ ये, लतीफ़ा सुना रहा हूँ। तो हुआ ये कि उस गाड़ी में कोई नुक्स आ गया। अब ये जिस दोस्त के ज़रिए बेची थी, उसने भी थोड़े बहुते पैसे बनाए थे उसमें से। तो उसकी बीवी कहती है वो तुर्की का फ़ोन आता है, तो ये उसका फ़ोन नहीं अब उठा रहा। तो मैंने उसको कहा कि ये इसलिए नहीं उठा रहा कि इसने भी माल-जाल बनाया हुआ है इसमें से थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने उस तुर्की से राब्ता किया और उसका मसला जो था वो हल किया, उसको कहा वर्कशॉप भेजो, गाड़ी को ठीक करवाओ। तो जब आपने कमीशन ली हो, तो फिर आपको भी टिकटॉक पे इस तरह की वीडियो नज़र नहीं आती। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज के दौर में जो पाकिस्तान में आपने देखा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इमरान खान की चले जाए, आ जाए, दूसरी आ जाए, ये 40 साल से ये लोग पंजाब में लगे हो। इनके नज़दीक सिर्फ लाहौर ही है पंजाब, बाकी दूसरे शहर जो है वो पंजाब में आते ही नहीं। इनके नज़दीक लाहौर पे पैसा लगा दो जितना मर्ज़ी, और लाहौर में जी फलां रोड बन गई, फलां सहूलत होगी, ये हो गया। आप जैसे ही लाहौर से बाहर निकलते हो, शेखपुरा आगे फ़र्रुखाबाद से आगे पिंडी भट्टियाँ, फिर वो मैं पिछले दिनों एक साहब आए कि मैंने कहा वो सड़क कैसी? कहता अब तो अच्छी है, मगर ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है, पिंडी भट्टिया से चिन्योड़ तक ही जाती है। मैंने भी इसमें काफ़ी सफ़र किया हुआ है। मकसद ये आपको बताने का है कि जब अरबों रुपए का चूना लगेगा और नाक़स मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा, वो मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो वहाँ ज़रूरत है। कहीं पे पाइप जो है वो छोटे डाल दिए जाएँगे, शहर की आबादी ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, हर चीज़ में हमने 2 नंबरी करनी। हाँ, हमने हज और उम्रा ज़रूर करने जाना है। वहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमने वहाँ पे मसाले भी देनी है, फिर हज़रत उमर की मिसालें देनी हैं, और अपनी हालत नहीं देखनी कि अपने ऊपर आपने कितना खर्चा किया है, कितना पैसा लगाया है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठानी और मरियम तक ये आवाज़ पहुँचानी कि इस शहर का क्या हाल आपने कर दिया। अच्छा, नशर हुआ है, मैं देख के हैरान रह गया। कई वीडियो नज़र आ रही होंगी आपको भी सोशल मीडिया, मगर कोई उस पे एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई उनसे नहीं पूछेगा कि जनाब ये क्या हुआ यहाँ पे, ये सिस्टम क्यों फेल हुआ है? बारिश हो गई, पानी गुज़रना तो चाहिए ना। ये तो नहीं कि कई इलाकों में काफ़ी देर तक या पूरा-पूरा दिन या कई दिन बारिश का पानी रुका रहे। मैं दूसरे शहरों की बात कर रहा हूँ। तो जब तक ईमानदार कौम नहीं होगी,
और ईमानदार कौम होने के लिए लीडर ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि आपका ईमानदार लीडर जब ऐसी कंपनी को ठेका देगा, ये जब जिन्होंने जैसे नामनगर रहुआ में काम किया, ऐसी कंपनी जाके देख लें इनका, मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 नंबर कंपनी होगी, फ्रॉडी, मुखलिस नहीं होंगे। और कई ऐसी सड़कें पाकिस्तान में नज़र आती हैं, लोगों ने तस्वीरें लगाई होती, ये हाजी साहब ने बनाई है, ये जॉनी ने बनाई है। जॉनी जो था वो मुसलमान नहीं था, हाजी साहब की हज करके आए थे, वो हाजी साहब की सड़क टूटी हुई है, जॉनी की सड़क लश-फश चमकदार है। लेकिन वहाँ पे नारे आप देखे सर, इनके नारे देखे, इनके जज्बात देखे, लेकिन जहाँ पे आप देखें कि दाल लगता है, छोड़ता कोई भी नहीं। ये हालात पाकिस्तान के हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, लोग कह रहे जी ये 10 खरब अरब जो भी खा पी गए, किसने पूछना है? जो कंपनी इनको लेके आई हुई है, उस कंपनी को भी तो ये खुश करती है ना। ये 3-4 जो खवातीन है, ज़ाहिर है जब ये उनको खुश करेगी तो वो मतलब खुश ये कि जैसे वो कहते हैं वो कहती ठीक है। तो वो कौन सी इनसे पूछेगी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो आज का आपके वो फील्ड मार्शल हैं, उनको बुशरा बेगम की तो लूट मार नज़र आ गई थी, इनकी नज़र क्यों नहीं आ रही? ये एक सवाल है। अब नज़र नहीं आएगी? आप भी तो ज़रा इंक्वायरी बैठाएँ ना। उस वक़्त तो इमरान खान को कहा था कि आपकी बेगम जो है वो पैसे इधर के उधर कर रही है। अब तो नज़र आ रहे हैं पैसे इधर के उधर हो रहे हैं। तो जनाब सब मिले हुए हैं, मिल के खाते हैं, मिल के बनाते हैं, मिल के चलते हैं, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक दूसरे की कमज़ोरियाँ इनको नज़र नहीं आती, थोड़ी सी अच्छाई हो जाए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ क्या है, ओए 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 बड़ा काम कर दिया, और किया भी नहीं होता। झूठी मुबारकी, झूठी गेम, झूठा फ्रॉड, हर चीज़ फ्रॉड। मतलब मैंने कहा थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिला दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं शेखुपुरा, जी हाँ, तहरीके लबैक का ले वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, बड़ी तकरीरें कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। और इसके अलावा उकाड़ा में भी कोई वाकया पेश आया। सर क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो शेखुपुरा का इलाका है, यहाँ पर आज से 1 साल कबल जो है टीएलपी तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के नायब अमीर सैफी साहब को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने शर्अंगेज़ तकारीर की है और लोगों को उकसाकर नक्शे अमल की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो दफात थी दहशतगर्दी की, उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ था और वो 1 साल से पुलिस की हिरासत में है। तो टीएलपी की तरफ से 2 दिन से ये कॉल दी जा रही थी कि उनको फिर फौर रिहा किया जाए, वरना हम जो है जो ग्रोह की सूरत में शेखुपुरा पहुंचेंगे। तो उसी सिलसिला में कल से वहां पर जो है वो धरना जारी है शेखुपुरा के इलाके में। और उसके अलावा जो है यहाँ लाहौर से जो है अलामा साद रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह है, उनके छोटे भाई अनस रिजवी, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाके 4 से 5 घंटे वहां पर गुजारे हैं और ये खिताब किया है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ये नारवा सलूक बंद ना किया, नून लीग की हुकूमत को बार बार तंबीह की गई है कि नून लीग की हुकूमत जब भी आती है ये कादियानी नवादी के ऊपर चलती है और ये उनको सपोर्ट करती है और हमारे जो बंदों को नाक पकड़ के उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है। हमारा फौरी तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा है कि इन तमाम अफराद को फिर फौर रिहा किया जाए और हमारी मुतालबात को माना जाए और जो ये नून लीग बयान देती है उसके ऊपर ये अपना जो है माफीनामा जमा कराएं और असम्बली में इस बात के ऊपर दोबारा माफीनामा दें और ये बयान रिकॉर्ड कराएं कि हमसे ये बात गलत हो गई है। वरना अगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया और या हमारे बंदों को ना छोड़ा गया या हमारे इस बात को या इस मुतालबे को ना पूरा गया तो इसके बाद फिर मुल्क में दमादम मस्कल होगा और तमाम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर होगी। सर ये मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी वीडियो चल रही है, बड़ी खतरनाक धमकियां हुकूमत को दी जा रही, तो हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है, कोई एक्शन लिया, कोई उनकी बात मान रही हुकूमत या नहीं मान रही? जी अभी तक तो कोई भी ऐसा एक्शन जो है इनकी तरफ से इनके ऊपर नहीं लिया गया, क्योंकि इनको धरना जो है ये 2 रोज से जारी है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ शहरों से लोग बढ़ते जा रहे हैं
और अगर जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो फिर पुलिस जो है उसका काम ये था कि जिनको वो वहां पर जो है वो शेखुपुरा का इलाका है, बत्ती चौक बड़ा मशहूर इलाका है, तो वहां पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। तो अगर जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस के या लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं अगर वो इसके ऊपर कार्रवाई करते तो वो इसको जरूर वहां से डिस्पर्स कर देते, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो अदारे के अफराद हैं वो इसके मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो लम्हा पर लम्हा जो है वो अपने अफसरान को इस बात में आगाह करते जा रहे हैं। और लेकिन एहतजाज करने वाले मुसलसल ये एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि हम हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं या 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, फिर टाइम गुजर जाता है। तो अब उन्होंने 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 48 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ने हमारे मुतालबात ना सुने और TLP के जितने गिरफ्तार अरकान है उनको फिलफो रिहा ना किया, और ये जो कादियानी नवाज गवर्नमेंट है और जो असम्बली में और जो सेनेट में ये जो बातचीत की गई है इसके ऊपर इनकी तरफ से माजरत या माफीनामा ना आया तो इसके बाद जो मुल्क में हालात होंगे, हम जहां पर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बाद हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी जान कुर्बान होगी या ये हमारे मुताबिक पूरी होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को कि बहुत बारिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ शहरों से हम वीडियो देख रहे हैं, हर तरफ पानी पानी, लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता जो है ये इतला दी गई थी कि 22 से 23 तारीख के बाद जो है लाहौर में एक बारिशों का स्पेल शुरू होगा जिससे मूसलाधार बारिशें होंगी। तो इससे पहले तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई हैं, लेकिन लाहौर में जो था वो इतनी ज़्यादा मौसम तो खुशगवार रहा है लेकिन बारिशें नहीं हो सकी। लेकिन गुज़श्ता रात 2:30 बजे जो बारिश शुरू हुई थी और उसकी वो बारिश शुरू होने से लेकर सुबह 11 बजे तक मुसलसल बारिश जारी रही है। और बाद इलाकों में जैसे जौहर टाउन हो गया, एयरपोर्ट है, ये इसके मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश 55 मिलीलीटर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वहां पर जो यहाँ पर LWMC का अमला है और जो ये वासा का अमला है उनके पोल जो है वो सामने खुल के हैं कि सड़कों पे पानी खड़ा हो गया और वो मुसलसल इस पानी को निकालने की कोशिश करते रहे, जिसके ऊपर इनके डायरेक्टर वासा भी और डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौके पे मौजूद रहे। किसी न किसी तरीके से जिस तरह भी हो ये हम इस पानी को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि अभी प्री मानसून का कहा जा रहा है कि वो चल रहा है। अगर ये मानसून का जो मौसम शुरू हो गया तो जैसे ये बारिशें मुसलसल हो रही है यहाँ पर तो तालाब बन जाएंगे और यहाँ से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से हुकूमत जो है वो जरूर परेशानी का शिकार है, क्योंकि मीडिया ने मुसलसल रिपोर्ट किया है कि पोश इलाकों में भी जो ये जो 2 से 3 घंटे 4 घंटे की मुसलसल बारिश हुई है उसकी वजह से पानी खड़ा हो गया है। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे वो फिलहाल अभी तक नहीं हो सके, लेकिन अब उन्होंने ये इस बात का इंदिया दिया है कि हम आने वाले वक्तों में जो बारिशें होंगी इसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे और कोई भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन अब जो है हमें अंदाजा नहीं था कि एकदम इतनी बारिश होगी जिससे हमें पानी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अब इस बात का अंदाजा किया जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में जो मानसून की बारिशें होगी उसमें लाहौर जो है वो बचा रहेगा। सर, ओकाड़ा से कुछ अपडेट है हमारे पास, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ओकाड़ा में भी TLP की तरफ से जो है एक बाइकाट मुहिम शुरू की गई है, जिसमें जो है वहां पर जो है वो एक फ्लोर मिल है जो कादियानियों की मलकियत है और एक पेट्रोल पंप है जिसको वहां पे हाईलाइट किया गया है। तो वहां पर ये कहा गया है कि तमाम जो गैरतमंद मुसलमान हैं उनको बार बार ये कहा गया है कि आप गैरत माने का सबूत दें और इनका बाइकाट करें, इनको यहाँ से खत्म करें और इनको यहाँ से हटाएं, इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना डलवाएं, इनकी फ्लोर मिल से आटा ना खरीदें। और बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि ये जो जिनकी ये फ्लोर मिल्स है वो जिस जगह पे अल-फतह टाउन में रहते हैं इनको वहां से भी निकाल दिया जाए। तो मुसलसल जो है एजिटेशन जो है ये पिछले 3 रोज से जारी है और वहां पर ओकाड़ा दीपालपुर के इलाकों में जो है वो TLP के बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होकर जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज जो है वो खड़ा कर रही है। और मुसलसल उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पर जितनी भी अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद हैं उनके ऊपर जो है मजीद जो है वो सख्ती की जाए और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको होल्ड किया जाए। अब उनके सामने ये नोटिस आया था कि ये जो फ्लोर मिल है इसकी मलकियत एक कादियानी शख्स के पास है, तो उन्होंने फौरी तौर पे उसके खिलाफ उनके जो है ये फ्लोर मिल है उसके बाहर उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए, उसको हाईलाइट भी कर दिया। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर कंपेन जारी है और एक अल्टीमेटम भी दिया गया कि दीपालपुर और ओकाड़ा के लोग जो है वो फौरी तौर पर इस
फ्लोर मिल का और इस पेट्रोल पंप का जो है बाइकाट करें और गैरतमानी का सबूत देते हुए बाहर निकले और इसको फिलफोल बंद करवाएं। अगर इसको ना बंद करवाया गया तो फिर TLP आने वाले वक्त में 24 घंटे में इसके मतलब एक बड़ा मजबूत लाहेअमल बनाएगी और अगर उस पर अमल ना किया गया तो फिर तमाम जिम्मेदारी लोकल इंतजामिया के ऊपर होगी। लोकल इंतजामिया क्या कर रही सर? पुलिस वगैरह वहां पे क्या कर रही है? वो इनको मुंतशिर नहीं कर रही, इनको क्या नहीं रही कि घरों को जाओ? जी बिल्कुल, जो लोकल इंतजामिया है, जो मुतलका वहाँ पे SGPO है या मुतलका जो वहाँ पर उकाड़ा की जो सिटी डिवीजन उकाड़ा की जो पुलिस है, हमारे जराये से हमें पता लगा है कि उन्होंने इनको वहाँ पर फिलहाल इकट्ठे नहीं होने दिया, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया है कि ये जब फ्लोर मिल के बाहर खड़े होकर एहतजाज करने की कोशिश की है या पेट्रोल पंप के बाहर एहतजाज करने की कोशिश की है तो इनको रोका गया। तो इसके बाद उन्होंने ये कंपेन शुरू कर दी है कि इसको बंद करवाया जाए, इसको खत्म करवाया जाए। तो उनकी जो फिलहाल अभी तक की कोशिश है उसके मुताबिक तो ये डिस्पर्स हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह का ये लाहेअमल और लोगों में कंपेन जारी है, तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि शेखुपुरा में धरना दिया गया, तो अगर वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग आ गए तो फिर हुकूमत के लिए इसको संभालना या इसको रोकना मुश्किल होगा। अगर हुकूमत चाहे तो इनके खिलाफ अभी कार्रवाई करके तो वो इनको सेफ जगह पे पहुंचा सकती है, क्योंकि किसी के रोजगार को तंग करना, ये जो फ्लोर मिल है जाहिर है वहां पे एक आदमी तो काम नहीं करता होगा, वहां पे तो बहुत लोग हैं जो फ्लोर मिल में काम करते होंगे, पेट्रोल पंप भी बहुत लोग हैं जिनका रोजगार लगा होगा, तो उन लोगों की भी जान को खतरा है कि कल को ये लोग जुलूस की शक्ल में वहां पर आके तो हमारा क्या बनेगा। तो हुकूमत को चाहिए या ये जो लोकल इंतजामिया है उसको चाहिए कि फिलफोल इसका बंदोबस्त किया जाए। जिस तरह के ये TLP ने ये कॉल दी हुई है या बाइकाट की कॉल दी है, तो इस कॉल से पहले इनको चाहिए कि वहां पर इकट्ठे होने से पहले एक मजबूत लाहेअमल बना लें, ताकि जो मुतलका फ्लोर मिल्स के मालिकाना उनको भी ताकत दिया जाए और वो भी अपने आप को यहाँ पर महफूज समझे। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। रिजक किसी का लगा हुआ है तहरीक लबैक के मतलब में बताऊं कि आज एक साहब कह रहे थे ये बड़ी पुरअमन जमात है, इनसे किसी को कोई खतरा नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मगर देख लें कहीं रोड ब्लॉक करते हैं, कहीं किसी अहमदी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, रोजगार लगा हुआ है बेशुमार लोगों का। कभी किसी मिल जहाँ से इनको कोई खालिस चीज़ नज़र आती है, कोई खालिस चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे ये जाके तो अपना कोई ना कोई स्यापा डाल के बैठ जाते हैं। तो हुकूमत को क्या चाहिए? हमारे ब्यूरो चीफ ने बड़ी अच्छी तवज्जो दी, मगर ये हुकूमत ही करवा रही हो, शायद पीछे वही सारा कुछ चला रही हो। बगैर उनके कहने से तो ये लोग नहीं बैठ सकते, 1 मिनट में तितर बितर कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट हुई ताकि आपको मिलती है। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, प्रेसिडेंट जो अमेरिकन है उन्होंने भी ईरान की तारीफ़ की है और उन्होंने बताया कि ठीक ठाक तरीके के साथ ईरान ने इसराइल की जो तबाही मचाई है, और मेरा ख्याल है कि या तो वो उनके मुंह से सच निकल गया या क्या वजह हुई है। अच्छा, जो जर्नैल हैं ईरान के, ना तो वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ना उनके कोई अपने बिजनेस हैं, ना उनकी जायदाद बाहर के ममालिक में है, ना उनके बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ते हैं। और ये जो जर्नैल शहीद भी हुए, और आपने देखा कि ईरान ने किस तरह इसराइल की ठुकाई की। ठीक है, ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ, मगर मजहबी लिहाज से भी देखा जाए तो वो अपने मुल्क के साथ भी मुखलस हैं, और गद्दार एक आधा उनमें से निकला है, वो तो इसराइल भाग गया। लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं वो जिस तरह सियासत है उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, वोट चोरी नहीं करते। हमारे साथ है अब्दुल कय्यूम साहब, उनसे भी इसी जंग के बारे में पूछेंगे। सर, थोड़ा सा पहले ईरान के बारे में बताइए हमें, वहाँ की जो फौज है। मुबारक साहब, आपने जो बातें की हैं सच्ची बातें। ईरान देखें, ईरान की जंग के बाद एक चीज तो जाहिर हुई है, जो ईरान के लोगों ने और गवर्नमेंट ने बताया कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, हमारी किसी मुसलमान ने मदद नहीं की। रशिया हमें बार बार पूछता रहा हमारी मदद कैसे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो ईरान ने ये जवाब दिया कि हम खुद अकेले लड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे ईरान के, जो आपने कहा, ईरान की पब्लिक, ईरान के लोग, ईरान की फौज, ये यकीन करें इतनी दयानतदार और इतनी मुहब्बत वतन लोग हैं कि ये पहले इराक के खिलाफ लड़ते रहे, पूरा यूरोप था, अमेरिका था, सब था, फिर भी जीत गए थे। ये अभी ईरान अपने लिहाज से 12-13 दिन जो लड़ा है उसमें
उसकी एयरफोर्स, ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी एयरफोर्स जो थी वो अंडरग्राउंड हो गई थी, क्योंकि वो उनके पास इतने मॉडल तैयार नहीं थे अमेरिका या इसराइल की तैयारों के खिलाफ लड़ते। लेकिन मवाद साहब जो उन्होंने मिसाइल मारे, वो जैसे आपने कहा ट्रंप ने तारीफ की, बल्कि ट्रंप ने इसराइल को तंजिया लहजे में बोला कि ईरान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, मिसाइल मार मार के तुम्हारी बिल्डिंगें तबाह की, तुम्हारे शहर तबाह कर दिए, कुछ तुम्हारा बचा नहीं है, तो अभी बाहर आ जाओ। ये ट्रंप के अल्फाज हैं, अपने अपने उसके अल्फाज हैं। उन्होंने बोला कि ईरान ने इतना तुम्हें मारा है। तो ये बात तो सही है कि अकेले होने के बावजूद सारे मुसलमान ईरान को मदद ना दे सके, बल्कि वो हवाई अड्डे जो अमेरिका के थे मुसलमान मुल्कों में थे। आपका मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमसाया, हम आपके साथ खड़े हैं। वो किसी ने कहा कब तक खड़े रहोगे, सारी जिंदगी तो तू खड़ा ही रहा है, बैठा क्यों नहीं अभी तक। एक तंजिया लहजे में एक बंदे ने कॉलम लिखा कि गजा में लाखों दुनिया मर गई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यानी उनकी मुनाफिक पुनः अंदर से आराम की रोटी खाने वालों के अंदर क्या होता है। पाकिस्तान के जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्शल फील्ड मार्शल बना, उसने इंडिया के 200 जहाज आए, उन्होंने कुछ कब्जे मारे थे कश्मीर में, तो पाकिस्तान की आर्मी ने तो एक परिंदा भी नहीं मारा वहां पे। वो तो हमारी एयरफोर्स थी जो लड़ी थी। और ये बंदा आप देखें पूरी जंगे अजीम दोम में मुबारक साहब किस तरह फौजें लड़ी, इराक को किस तरह फतह किया गया, लीबिया को किस तरह मारा गया। तो किसी भी मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया। लेकिन ये बंदा जिसने एक पत्ता भी नहीं गिराया और एक इंच भी इंडिया की कब्जा नहीं की। कोई कहते कि सिखों का मुल्क आजाद करा लिया, आजाद कश्मीर करा लिया, कश्मीर आजाद करा लिया, उधर पैलेस्टाइन में मारा, जिस तरह ईरान ने मारा है। ईरान ने दुनिया को दिखाया। अमेरिका का सदर कहता है कि इसराइल को इतनी मार पड़ी है कि वो याद रखेगा जो ईरान ने उसको मारा है। ये कहा है अमेरिका के सदर ने। तो आपका फील्ड मार्शल जेली और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा, खुद ही फील्ड मार्शल बन गया, जबकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के पूरा मुल्क उसके खिलाफ था। तो पाकिस्तान की ये बदबख्ती है। ईरान ने सबूत दिया है मुबारक साहब, एक बात याद कर लें कि उसकी एयरफोर्स न होने के बराबर थी, बल्कि थी नहीं। लेकिन उन्होंने जो मिसाइलों से इसराइल का असर किया, वो इसराइल के लोग खुद देख के कहते हैं कि 76-77 साल में आज तक इसराइल को किसी ने नहीं मारा इस तरह जिस तरह ईरान ने मारा है। अच्छा सर, अमेरिका में अभी एक और जो मसला बना हुआ है, वो कहते हैं कि जो एटमी प्लांट था वो तबाह नहीं हुआ। ट्रम्प कहता है तबाह हो गया, बाकी सब कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ा ईरान को। तो अमेरिका दोबारा कोई हमला करेगा? ये बात सच्ची है मुबारक साहब के ईरान के अपनी जो मीडिया है उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने अपना सारा एटमी मवाद जो था वो बहुत पहले उठा लिया था उधर से। हमें पता था ये अमेरिका किसी टाइम अटैक करेगा, इसराइल करेगा, और हर दफा धमकियां जो मार रहे थे रोज 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 कर देंगे, तो उन्होंने उठा लिया था। वो कहते हैं हमारा एक नया सेटअप है जहां चल रहा था सब कुछ। और ये जो पुराना बिल्डिंग थी जिसके ऊपर मिसाइल मारे गए 2-3, वो कहते हैं कि इसको हमने रेत से भर दिया था, रेत से अंडरग्राउंड भर दिया था, नीचे से सारी रेत थी। जो इन्होंने इतने कीमती बम जो गिराए हैं वो कहते हैं कि ना तो वो अंदर फटे जाके, ना उसका गुब्बार कोई लीकेज हुई है। लोग बिल्कुल नजदीक रह रहे हैं उनके गांव के शहर। तो ये अमेरिका का सदर का बयान का हमने उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताबिक हमने तबाह कर दिया है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस अदारे ने कह दिया है कि बिल्कुल नहीं तबाह हुआ। ये ट्रंप के और उसकी आर्मी चीफ के अल्फाज है कि लेकिन एक्चुअली ईरान जो है अपने आप को बचा के ले गया। तो ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का नुकसान हुआ। कितने कीमती बम इतने हजारों किलोमीटर दूर से आके बमबारी की गई और दुनिया को दिखाया गया। अच्छा, ईरान ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बचा लिया। अच्छा, चाइना को अब जी अमेरिका ने कहा कि ये ऑयल बेच सकती है। मेरा ख्याल चाइना के साथ आप इसको ऐसी कोई ना कोई सौदेबाजी करनी चाहिए, वहाँ से जदीद जहाज लेने चाहिए ताकि एयरफोर्स सिस्टम जो अगर इसका बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर दोबारा कभी इसराइल वैसे भी गलती नहीं करेगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अभी मैं अक्सर देखें ट्रंप के जो अल्फाज हैं वो किस तरह चेंज होता है। ट्रंप ने ईरान को यह बोला कि
ईरानियंस आर ग्रेट पीपल। देखें आप जरा देखें ट्रम्प के अल्फाज, वो तजारत करें, उनके पास इतना तेल है और मैं बहुत खुश हूं ईरान के ऊपर। आप ये भी देखें, मैं ईरानियों के ऊपर बहुत खुश हूँ, जो धमकी मार रहा था तुम सरेंडर करो, ये करो, वो करो, वो कहते हैं ईरानियों के पास इतना तेल है, वो बड़ी ग्रेट नेशन है, तजारत करें, पैसा कमाएं, और लाइकवाइज जिस तरह वो सारी दुनिया के आपके फील्ड मार्शल की तारीफें, वो वही पाकिस्तान इज ए ग्रेट कंट्री, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हर किसी को ऐसे ही कहता है, लेकिन जूते पीछे से मारता है हमेशा वो। तो ये ईरान की तारीफ कर देना और ये कह देना कि ईरान की मिसाइलों ने इसराइल की तबाही की है, ये भी तारीफ है बहुत बड़ी। और इसराइल को उसने एक तंजिया लहजे बोला तुमने इतनी मार खाई है ईरान से, तभी बंद करो बमबारी, खत्म करो जंग, ये वो। तो ये अभी ईरान को सोचना पड़ेगा कि उसकी एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। आज दुनिया में मुबारक जिसकी एयरफोर्स स्ट्रांग है, जिस मुल्क की भी एयरफोर्स की मिसाल यही है कि आप देखें B-52 बम्बर 11-12 हजार किलोमीटर दूर से आए, जो भी किया वो मिशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन बमबारी कर गए। इसी तरह इसराइल की रोज एयरफोर्स बमबारी करती थी, उनके मिसाइल इधर नहीं आए, ना वो अटैक कर सके, इधर से मिसाइल जा रहे थे उनके पास। तो सारी दुनिया मुसलमानों के, फेक मुसलमानों के मुंह काला किया ईरान ने। उसने बोला मैं अकेले ही काफी हूँ, तुमने मेरी मदद नहीं की तो क्या कर गए, मैं हारा तो नहीं हूँ। आज दुनिया मेरी तारीफें कर रही है, अमेरिका भी मेरी तारीफें कर रहा है, और तुमने मेरी मदद नहीं की, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये जो मुनाफिक है पाकिस्तान में बैठे हुए और बाकी दुनिया के मुनाफिक पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो है, ईरान अभी डेफिनेटली आप ये कहें कि रशिया से और चाइना से मुबारक साहब बड़े लेटेस्ट किस्म के जहाज खरीदेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर। ना जी, इसराइल कि जो वज़ीर आज़म है वो रो पड़े, उन्होंने कहा जी बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर, मगर मेरे ख्याल में ये इसराइल के वज़ीर आज़म को UN वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पेश करना चाहिए। ये इसराइलियों का भी कातिल है, ये ईरानियों का भी कातिल है, ये फ़लस्तीनियों का भी कातिल, ये कातिल इंसान है, और इसको जब तक सज़ा ना मिले उस वक़्त तक मेरा ख्याल है कि अमन नहीं होगा, और इसकी सज़ा के बाद कोई ना कोई सबक भी सीखा जाएगा। ये जो अवाम को अपनी को बता रहा है मगरमच्छ के आंसू बहा के, ये बहुत बड़ा बरूपिया है, बहुत बड़ा हरामखोर है मेरे से पूछे तो। 2 नंबर बंदा है, ये अपनी सियासत बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगा देता है। तो ये इसराइली को सोचना चाहिए, उनकी अवाम को सोचना चाहिए। अगर और देर तक ये रह गया तो इसराइल के लिए भी नुकसानदेह है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।